डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, यकीनन आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तान में जब भी कोई गैर इखलाकी हरकत देखने को मिलती है तो फौरन ही एक तबका ऐसा मंजरेआम पर आता है जो यूरोप के मुहज़्ज़ब होने की मिसालें देता है। लेकिन शायद इनको ये नहीं पता कि यूरोपीय ममालिक में ऐसे कौन से शर्मनाक काम किए जाते हैं जिनके बारे में सोच कर ही रूह कांप जाती है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूरोप मिस्री हनूतशुदा लाशों के साथ क्या शर्मनाक काम करते थे और इनका खून निकालकर क्यों पिया जाता था और फिर इनके गोश्त से कौन सी दवा बनाई जाती थी। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलें कि ममी या हनूतशुदा लाश दरअसल एक ऐसी लाश होती है जिसे खुश्क करने के बाद खास तरह के मादों में लपेट दिया जाता था ताकि वो हजारों सालों तक अपनी असल हालत में बरकरार रहे। कदीम मिस्री जिंदगी से प्यार करते थे और लाफानी होने पर यकीन रखते थे। इनका अकीदा था कि मरने के बाद लोग एक और दुनिया की तरफ सफर करते हैं जहां इन्हें अपने जिस्मों की जरूरत पड़ती है। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि जिस्म का कोई छोटे से छोटा हिस्सा भी जाया या खराब हो। मिस्रियों का ख्याल था कि हनूतशुदा जिस्म में रूह मौजूद रहती है। अगर जिस्म तबाह हो गया तो रूह जाया हो सकती है और बाद की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकती। यही वजह है कि कब्र की तैयारी मिस्री मुआशरे में एक अहम रस्म थी। इसके अलावा लाश के साथ उन चीजों का बंदोबस्त करना भी शामिल था जिनकी जरूरत बाद की जिंदगी में हो सकती है, जैसे फर्नीचर, कपड़े, खुराक और कीमती चीजें वगैरह। लेकिन शायद इन लोगों को नहीं पता था कि मुस्तकबिल में इनकी लाशों के साथ क्या खिलवाड़ किया जाएगा और पसंदीदा डिश के तौर पर खाया जाएगा। वैसे तो ये बातें काफी संगीन हैं, मगर उस जमाने के यूरोप के आला तरीन तिब्बी माहिरीन के इन हनूतशुदा लाशों के खून से बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज मुमकिन था, जिनमें से एक मिर्गी का इलाज भी था जो उस जमाने में एक आम बीमारी थी। इसके अलावा एक और मकबूल इलाज हनूतशुदा लाशों से किया जाता था, जिनमें अक्सर औकात मिस्र की कदीम लाशों से खुश्क गोश्त निकालकर उसे सफूफ बनाकर इस्तेमाल किया जाता था। मगर कुछ डॉक्टर उसी दौर की लाशों से निकाले गए मवाद को भी बतौर दवा इस्तेमाल करते थे, जैसा कि इन लाशों में ताजा चर्बी, खून और यहां तक कि पट्टों के गोश्त से बुखार का इलाज किया जाता था। इस मकसद के लिए लाश से निकाले हुए गोश्त को निहायत एहतियात के साथ इस्तेमाल से पहले खुश्क और साफ कर लिया जाता था और इसको मजीद खुश्क करने के लिए धूप में रख दिया जाता था। जब ये गोश्त मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाता तो इसको पीस कर एक सफूफ बना लिया जाता और जो कोई भी बुखार में मुब्तला होता उसे खाने के लिए दिया जाता। उस वक्त के यूरोपीय डॉक्टर्स का ख्याल था कि इससे बुखार में मुब्तला मरीज मिनटों में ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ इन लाशों से मर्दाना कमजोरी का इलाज भी किया जाता था। इस मकसद के लिए मिस्री हनूतशुदा लाश के प्राइवेट पार्ट का गोश्त काटकर उसे तेल में पकाया जाता था, यहां तक कि वो बिल्कुल काला हो जाए। फिर उसमें उस लाश का खून डाला जाता था, जिससे एक शरबत नुमा चीज तैयार हो जाती थी, जिसकी मालिश करने से मर्दाना कमजोरी का हामिल शख्स बिल्कुल फिट हो जाता था। कई माहिरीन तिब का दावा था कि इस इलाज का बेहतरीन जरिया सुर्खी माइल शख्स की लाश थी, जिसमें सालम ताजा गोश्त हो और इसकी उम्र 24 साल के लगभग हो और इसकी भयानक मौत हुई हो। मर्दाना कमजोरी के अलावा हनूतशुदा लाशों को हैमरेज या जख्मों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, जबकि खून और खोपड़ी को पाउडर की सूरत बनाकर दिमागी बीमारियों में मुब्तला मरीजों को दिया जाता था। दोस्तों, सन 1685 में इंसानी खोपड़ी से बनाए गए कतरों को बर्तानिया के करीबुल मर्ग बादशाह चार्ल्स दोयम के लिए इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। जबकि यह भी कहा जाता है कि जब यूरोप के किसी बड़े बादशाह का इलाज करना होता था तो इसके लिए फिरौन की लाश में से गोश्त निकाला जाता था। दोस्तों, लाशों से इलाज एक तरह की आदमखोरी ही थी और 15वीं सदी और इसके बाद से यूरोप में तकरीबन हर जगह ही कदीम दौर की आदमखोरी को बुरा समझा जाता था, जो अमेरिका में हाल ही में दरियाफ्त हुई थी। मगर किसी ने भी इस तरह के तरीके इलाज को आदमखोरी करार नहीं दिया। वैसे तो इससे लोगों में बेचैनी होती थी, मगर फिर भी यह मकबूल और पुरकशिश इलाज था, और वो भी इस कदर कि ताजिर ना सिर्फ मिस्री मकबरों को लूटते थे बल्कि अक्सर धोखेबाजी से लोगों को फकीरों, जजामियों या फिर ऊंट का गोश्त तक बेच देते थे। ये तरीके इलाज 18वीं सदी के इख्तिताम तक जारी रहा, मगर जर्मनी में यह अब से 100 साल कबल तक भी दस्तयाब था। बल्कि यहां तक कहा जाता है कि अब भी यूरोप के दूर दराज कस्बों में इस तरह इलाज कराने की रिवायत मौजूद है। नाज़रीन, यहां सवाल यह पैदा होता है कि पुराने जमाने में ममी बनाने का क्या तरीका राज था और इस अमल में कितना वक्त लगता था।
इसका आगाज कुछ इस तरह किया जाता था कि जब कोई शख्स मर जाता तो घर में इसकी मौत की मुरवजा रसूमात के मुकम्मल होने के बाद इसकी लाश को उस मरकजी मौबिद में लाकर बड़े पुजारी के हवाले कर दिया जाता था, जो उसे चबूतरे पर लिटाकर हनूत करने के अमल का आगाज करता था। चूंकि उनका ईमान था कि ये मरे हुए लोग एक बार फिर से जिंदा होंगे, इसलिए इनके जिस्म के सारे आज़ा को निकालकर महफूज कर लिया जाता था। सबसे पहले मुर्दे के बाएं पहलू में शगाफ लगाकर जिस्म से निस्बतन जिल्द खराब होने वाले नर्म अज्जा जैसे मेदा, अंतड़ियां, जिगर और फेफड़े निकाल लिए जाते। फिर वो एक मखसूस आले से नाक के जरिए उसके दिमाग को भी एक खास तरकीब से बाहर खींच लेते थे। इनके नजदीक ये गैर जरूरी चीज थी जिसको हनूत करना जरूरी नहीं था, इसलिए वो इसको जाया कर देते थे। अलबत्ता दिल को अपनी जगह पर ही छोड़ दिया जाता था, क्योंकि इसको अकल और दानिश का मंबा तस्वुर किया जाता था। इस दौरान लाश की चीर फाड़ करने वाले पुजारी अपने चेहरे पर ऐसे नकाब चढ़ाए रखते थे जिन पर मुख्तलिफ जानवरों की शक्लें बनी हुई थी, ताकि मुर्दे की हिफाजत करने वाले देवता इनको पहचान न सके और इनका ये अमल कहीं बाद अज़ां इनके लिए किसी तबाही का पैगाम न बन जाए। चबूतरे के पास ही खड़ा होकर बड़ा पुरोहित इस दौरान बुलंद आवाज में मंत्र पढ़ता रहता था और इन चीर फाड़ करने वाले पुजारियों पर मुसलसल छोटी छोटी कंकरियां फेंकता, ताकि देवताओं को इन लोगों से अपनी नफरत और गुस्से का तासुर दिया जा सके जो इस लाश की बेहुरमती कर रहे थे, और ये इनकी रस्म या अकीदे में शामिल था। इसके बाद ये लोग लाश के अंदरूनी अज्जा को एक खास किस्म के नमक और मसाला वगैरह लगाकर धोते थे और फिर इनको खुश्क होने के लिए मखसूस जगह पर रख देते थे। फिर लाश को हनूत करने का अमल शुरू हो जाता था। पुजारी लाश को अच्छी तरह एक खास नमक वाले पानी से मुसलसल धोते रहते थे, जिसके लिए वो शराब भी इस्तेमाल करते थे जो कि एंटीबायोटिक का काम करती थी। फिर वो कुछ और कीमियावी अज्जा इस्तेमाल करके लाश को 40 दिनों के लिए मुल्हका कमरे में सूखने के लिए रख दिया करते थे। जब लाश अच्छी तरह खुश्क होकर सूख जाती तो वो सुकड़ जाती थी और इसके जिस्म पर झुर्रियां भी पड़ जाती थी, जिनको नरम करने के लिए इस पर मुसलसल कई रोज तक मुख्तलिफ तेलों की मालिश की जाती थी, जिससे जिस्म एक बार फिर नरम पड़ जाता था और झुर्रियां भी गायब हो जाती थी। इसके बाद वो पेट और दीगर खाली हो जाने वाली जगहों को बैरूजे में भीगी हुई लकड़ी के बुरादे, घास फूस और कपड़े की कतरनों से भर देते, ताकि वो उभरे हुए महसूस हों और कुदरती नजर आए। आखिरी मरहले में इस पर मोम और तेल में डूबी हुई सूती पट्टियों को बांधना शुरू किया जाता। पट्टियों की कुछ परतों को लपेटने के बाद इनमें मरने वाले का नाम और कबीले या सोसाइटी में इसके मकाम के बारे में लिखी हुई लकड़ी की छोटी छोटी तख्तियां रख दी जाती। इसके अलावा मुर्दे की माली हैसियत के मुताबिक इन पट्टियों में तिलाई जेवरात, कीमती पत्थर या हीरे जवाहरात वगैरह भी रखे जाते थे। अलावा अजीम पट्टियों के आखिरी सिरे पर एक बार फिर मुर्दे का नाम वगैरह तहरीर करके इनके ऊपर कोई गोंदनुमा मिसाला डालकर जोड़ दिया जाता था, जिसके बाद लाश के हनूत करने का अमल मुकम्मल हो जाता। इस दौरान जब जिस्म के अंदर से निकाले गए अज्जा खुश्क हो जाते तो इनको भी एक खास तरीके से हनूत करके मिट्टी से मुज़य्यन मर्तबानों में रख दिया जाता था और फिर ऊपर से ढक्कन लगाकर मर्तबान को बंद कर दिया जाता था। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी वो तमाम मालूमात जो हमने दस्तयाब मालूमात की रोशनी में आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। अगर आप लोग इस हवाले से कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।